पहला प्रश्न कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द देखिए, ग्रामीण भाषा का शब्द नहीं, संकर शब्द ग्रामीण भाषा के शब्द नहीं होते। जो ग्रामीण भाषा के शब्द होते हैं वे देशज शब्द कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द नहीं, संस्कृत भाषा के शब्द भी नहीं होते हैं। ये जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं, तत्सम। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द नहीं, ये भी नहीं है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई सा भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए, असुरक्षित में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो है नहीं है। अप्रत्याशित में ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। स्वागत में ये भी नहीं है क्योंकि इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। स्वार्थ बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा क्योंकि सुधन अर्थ होता नहीं है, तो स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे कि अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका है अधीर। अधीर में अधि उपसर्ग नहीं लगा बल्कि अध्यापन, अध्यावास, अध्यादेश, इनमें सभी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। उत्पत्ति के अनुसार जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तत्सम शब्द, और दूसरा होता है तद्भव शब्द, तद्भव। तीसरा होता है देशज शब्द, विदेशज शब्द चौथा, और पांचवा होता है संकर शब्द। ये 5 प्रकार के उत्पत्ति के अनुसार शब्द होते हैं। तो हमें इसमें बताना है विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो इसमें देखिए, जो खिड़की शब्द है ये विदेशी शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। खिड़की देशज शब्द है, जबकि गमला जो दिया गया है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और चाकू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे आगे कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें से कौन सा शब्द आएगा। तो शांति संधि से पूर्व प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की, यानी कि प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ क्या की, चर्चा की, मंत्रणा की, बैठक की, वार्ता की। तो देखिए, जब भी किसी विभाग के साथ कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मंत्रणा करना, यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वर्षीय तूलिका, सभी यूपीटीटी से संबंधित प्रश्न है और सीटीटी से भी, सीटेट, यूपीटेट, केबीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 6 वर्षीय तूलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है। 6 वर्ष की है तूलिका, एक लड़की, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है बातचीत करते समय। तो आप इसमें से कौन सा सही मानेंगे। तूलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है। देखिए, जब भी आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचर के लिए हमेशा बच्चों को केंद्र में रखना है, यानी कि जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें केंद्र बिंदु मानना है। कहीं भी बच्चों का अपमान संबंधी शब्द नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चों को हीन दृष्टि महसूस हो। हमेशा बच्चे गलत भी करें तब भी पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, यानी कि उन्हें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका, बच्चों के प्रति नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये अगर वो मातृभाषा में प्रयोग करती है तो तूलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, नहीं, इसकी ओर हमने इसके साथ नहीं जाएंगे। उसका शब्द भंडार बहुत कम है, इसके साथ भी नहीं जाएंगे, ये भी गलत है। वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, बिल्कुल सही है। वो मातृभाषा का प्रयोग करती है तो वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, भाषा सीख रही है, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस
प्रश्न को रखना चाहेंगे। इनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो भाषा को देखो, आज के इस दौर में, यानी कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति जो 2020 है, उसमें बच्चों को महत्वपूर्ण माना गया है और ज्यादातर रचनात्मक क्षमता पर विकास, रचनात्मक जो क्रियाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस है आज के इस शिक्षा नीति में। यानी कि रचनात्मकता ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को रटंत पद्धति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, रटवाना बिल्कुल नहीं है। जितना हो उन्हें समझ के वो स्वयं करें, यानी कि स्वयं करने के अवसर प्रदान किए जाए। बस ये है कि बच्चों को अपने आप कार्य करने के लिए आप केवल सुगमकर्ता के तौर पर बच्चों को देखें। तो इसमें से प्रश्न पत्र बनाएं यदि आप हिंदी का, तो कौन सा प्रश्न आप महत्वपूर्ण समझेंगे कि कौन से प्रश्न को आप रखेंगे। संज्ञा की परिभाषा दीजिए, बिल्कुल नहीं, है तो रटन विद्या पर है। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो, बिल्कुल सही, बच्चों को मजा आया हो। बच्चे अपने मन से लिखें कोई चीज। चांदनी रात में नौका विहार का शीर्षक पर निबंध लिखें, निबंध भी रटन पद्धति पर है। विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए, ये भी नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं, हम खुले छोर वाले प्रश्नों को ज्यादातर देंगे। खुले छोर वाले प्रश्न ऐसे कहलाते हैं कि बच्चे अपने मन से कुछ कह सकें, अपने मन की भावनाओं को बाहर निकाल सकें, उन्हें हम बोलते हैं खुले छोर वाले प्रश्न। ये हैं बंद छोर वाले, क्योंकि जो संज्ञा की परिभाषा है वो फिक्स है, जो होती है बस वो ही है। अगर रट ली है तो आ जाएगी, नहीं रटी तो नहीं आएगी। चांदनी रात में नौका विहार का निबंध भी है खुला छोर का, लेकिन ये भी उसी संबंधित लिखना पड़ेगा। एक बंधा हुआ चीज है, बंधा हुआ क्षेत्र, जबकि ऐसी घटना का ये इसमें स्वतंत्रता है। बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना कुछ लिख सकते हैं, तो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ करके ही लिखवाना है। तो ये प्रश्न हमें सबसे ज्यादा सुटेबल लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारक भाषा का प्रयोग गलत, मधुरवाणी गलत, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना नहीं। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण बोलना कौशल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बोलना कौशल तभी सफल होगा जब स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण हो रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृत का मतलब होता है कि उसमें बहुत सी संस्कृति के बच्चे हों, अन्य भाषाओं के बच्चे हों। तब आप भाषा शिक्षक के रूप में जब जाएंगे, यानी कि हिंदी टीचर के रूप में जब क्लास में जाएंगे, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी होगी? बच्चों को व्याकरण सिखाना? नहीं भाई, हम व्याकरण नहीं सिखाएंगे। बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें सब भाषाओं के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र विशेष के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग भाषा प्रदेश के बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम व्याकरण सिखाने पर जोर बहुत कम देंगे। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, शुद्ध तो करेंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना इसमें पूछा जा रहा है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। यस, वो अपनी अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उन्हें सबसे ज्यादा अवसर प्रदान करना है, उन्हें किसी चीज को थोपना नहीं है, और बच्चों की भाषा को सम्मान देना है। कक्षा में बच्चे के जवाबों को, प्रश्नों के उत्तरों को, उनकी भाषा को सम्मान देना है। ये नहीं कहना है ये ऐसे कैसे बोल दिया है बेटो, ये तुमको बोलना नहीं आ रहा, यानी कि नकारात्मक वे में आपको बच्चों को नहीं ले जाना है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से निखरती है और विद्यालय में ही सीखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन के संबंध में या भाषा सीखने, अधिगम माना होता सीखना, अर्जन माना होता भाषा ग्रहण करना, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यही कथन सही नहीं है। देखिए, भाषा सीखने में अनुवाद का भी सहारा लेना पड़ता है, तो यही इसका कथन सही नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। भाषा का इसमें लिखा है नहीं लिया जा सकता, नहीं, ये गलत है। लेना पड़ता है, यानी कि अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, इसमें नहीं गलत लिखा हुआ है। तो भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये तो सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये तीनों सही है, केवल ये गलत है, इसमें नहीं गलत शब्द जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, किस में संभव है रखना? लिखित परीक्षा में बिल्कुल नहीं, मौखिक परीक्षा में बिल्कुल नहीं, पोर्टफोलियो में। ये पोर्टफोलियो बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है, पूरे वर्ष का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। उसने क्या प्रगति की, क्या प्रोग्रेस है उसकी, वो सभी पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रगति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन हैं, साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक होनी चाहिए। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, ये क्या होती हैं? तो देखिए, अभ्यास पुस्तकाएं जो होती हैं, पाठ्य पुस्तकाएं होती हैं, वो केवल एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। भाषा सीखने में परिवेश का बड़ा महत्व है ना। भाषा सीखने में परिवेश होना बहुत जरूरी है, जबकि साधन तो पाठ्य पुस्तकें हैं। बच्चे सीखते परिवेश से ही हैं। साधन पाठ्य पुस्तकें तो एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से करना चाहिए? नहीं। कहानियों से करना चाहिए? नहीं। कविताओं से करना चाहिए? नहीं। अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री के साथ करना चाहिए, कि जो पढ़ा जाए उसका अर्थ समझना बेहद जरूरी है। वर्णमाला रट ली, बेकार। कहानियां आपने कह दी, इतना जरूरी नहीं है। कविताएं भी इतना जरूरी नहीं है, जबकि अर्थपूर्ण सामग्री को समझ लेना ही सबसे बड़ा पढ़ना होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा के बारे में कथन है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दिया हुआ है 16 से 24 आगे प्रश्न आएंगे कि एक नीचे पद्यांश दिया गया है, और पद्यांश को पढ़ करके उससे पूछे गए प्रश्न 16 से 24 तक के प्रश्नों को आप इस पद्यांश के अनुसार देंगे। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं बे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। चींटियों के बारे में कविता दी गई है, पद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं आगे। तो उन प्रश्नों को पर चर्चा करते हैं। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? अभी आपने पढ़ा, तो चींटियां आपस में बात करती हैं संकेतों के द्वारा, छूकर बोलकर संदेशों से नहीं, संकेतों के द्वारा चींटियां एक दूसरे से बात करती हैं। अगला है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? तो ईर्ष्यालु जो कहा जाता है, जो दूसरों से जलने वाला होता है, उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं। चींटियों के स्वभाव में नहीं है। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना। चींटियों यानी कि ईर्ष्या मतलब जलन, द्वेष रखना, चींटियों के स्वभाव में नहीं होता है। और बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? तो बिखरी हुई चींटियां पूर्वजों की गंध से, यानी कि चींटियां इधर उधर फैल जाएं। कभी आपने देखा चींटियां बिल्कुल एक पंक्ति में चलती हैं, एक पंक्ति में चलती हैं, और वे एक पंक्ति में कैसे चलती हैं? वो अपने पूर्वजों के, जो आगे वाली चींटियां हैं जो चलती जा रही हैं, वो एक गंध छोड़ती जाती हैं, उसी गंध को सूंघ सूंघ करके चींटियां एक पंक्ति में चलती जाती हैं, और उसी से वो एकजुट होती हैं। तो कहते हैं कि सबसे अगर तेज नाक की यानी कि गंध ग्रहण करने वाली हैं, वो चींटियां ही होती हैं। नाक सबसे तेज चींटियों की होती है, नजर सबसे तेज गिद्ध की होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं? याद रखती हैं चींटियां भूलती नहीं है। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? काव्यांश में मगर का अर्थ बताना है। तो मगर मगरमच्छ नहीं होता, ना घड़ियाल होता है, परंतु काव्यांश में मगर अर्थ जो प्रयोग किया गया है, मगर शब्द, उसका अर्थ परंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य क्या नहीं है इनमें से? तो देखें, यदि इस पर हम गौर करें, बी वाले आंसर पर, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए भाषा का। जबकि बच्चों
की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए, बिल्कुल सही है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहिए, ये भी सही है। जबकि इसका कोई महत्व नहीं है कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये तो रटंत विद्या पर आधारित है और 2020 की शिक्षा नीति में रटंत पद्धति पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। आप रटवा नहीं सकते बच्चे को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। जो पाठ के अंत में जो हम अभ्यास करवाते हैं, गतिविधियां करवाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को व्यस्त रखने की गतिविधियां बनाना नहीं, बच्चों को याद करने के लिए सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना ना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना ना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपनी बात को निडरता के साथ, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ बच्चे कह सकें, तो उन्हें इस अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्रदान किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जन करने की, यानी कि जब भाषा सीखने में या अर्जित करने में जो प्रक्रिया है उसमें सर्वाधिक प्रक्रिया कौन सी है? तो देखें, भाषा प्रयोगशाला का नहीं, पाठ पुस्तक का ना, समाज का। क्योंकि बच्चा समाज से जितना ज्यादा सीखता है उतना पाठ पुस्तकों से नहीं सीखता है। समाज से सबसे ज्यादा सीखता है, जैसे आप कक्षा में जाएं और एक आप शब्द बोल दें अंधकार, बोले अंधकार माने क्या होता है, बच्चा नहीं बता पाएगा। अंधकार शब्द से वो परिचित नहीं है। यदि आपने जाके कह दिया अंधेरा माने क्या हो, अंधेरा बताओ, तो अंधेरा वो तुरंत बताया जाएगा, अंधेरों का अंधेरो है, तो अंधेरा अंधेरो समझे, लेकिन अंधकार नहीं समझ पाएगा। उजाला समझ जाएगा, प्रकाश को कठिनाई होगी उसमें। तो समाज में जो कुछ वो सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज होता है, समाज का महत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि 25 से 30 तक प्रश्नों के लिए एक गद्यांश दिया गया है। देखिए, यूपीटीटी हो चाहे सीटीटी हो चाहे केवीएस हो, इनमें गद्यांश पद्यांश अवश्य आते हैं। और यदि उन्हीं से 4-4 5-5 प्रश्न होते हैं और गद्यांश पद्यांश बहुत ही अगर आप थोड़ा सा भी गहनता से उसका अध्ययन कर लेंगे तो वो नंबर एकदम से फ्री मिल जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर किया करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मनु ने लिख दिया था वगैरह किया है ना, सफाई वगैरह की, तो वगैरह नहीं, एक एक बात लिखनी चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। आगे देखते हैं, फिर गांधी जी उस चर्चा है गांधी जी के उस गद्यांश के लिए कि जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। कहते हैं गांधी जी, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया है यह मालूम हो जाएगा, जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। डायरी एक गद्य की विधा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, ये डायरी उसकी गद्य की विधाएं हैं कुछ, तो उन्हीं में से एक डायरी विधा भी है। डायरी लिखना एक बहुत अच्छा काम होता है। डायरी लिखने से आपकी जो रचनात्मक क्षमता है वो बढ़ती है। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी, इबादत मतलब पूजा पाठ करने जैसी है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरी में हमने अच्छी अच्छी बातें लिख ली और जो हमारे लिए खराब बातें हैं वो न लिखें, नहीं, सभी बातें लिखो जो जो आपके साथ हुआ है। इससे हमेशा सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक संस्मरण से ये लिया गया है। आइए कुछ प्रश्नों को इससे संबंधित हल करते हैं। तो पहला यहाँ पे 25वां प्रश्न है, इसी का पहला प्रश्न है यानी कि गद्यांश का, कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। विचार करें आप, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, नहीं। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, नहीं। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई।
गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, वो तो ठीक है, लेकिन वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। वगैरह कर दे, अब जाने कौन सा वगैरह, क्या वगैरह कार्य होगा है, तो कार्य की स्पष्टता नहीं होती है, इसलिए वगैरह शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताई। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? डायरी लिखने को इबादत जैसा क्यों कहा है गांधी जी ने? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं? नहीं। दोनों कार्य रोज किए जाते हैं? नहीं। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति होती है, जो पूजा पाठ होती है, इबादत हमारा होता है पूजा करना, पूजा होती है, उसमें पूर्ण ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है। और इसी प्रकार से डायरी लिखने में भी वही होना चाहिए, इबादत के जैसा। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि इबादत जैसा ही डायरी लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति पूरे दिन किए जमा खर्च का हिसाब किताब रख सकता है? ना, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते थे, ये भी नहीं है। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजार जाता है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, ये सही है। इसमें व्यक्ति स्वयं यानी कि अपने आप का विश्लेषण करता है, अपने आप के बारे में जान सकता है, अपने आप के जो स्व मूल्यांकन कर सकता है, अपने आप को देख सकता है कि हमारे अंदर क्या है, तो उसके लिए डायरी लिखना अति महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? क्या करते थे गांधी जी? प्रतिदिन डायरी पढ़ करके लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे? नहीं। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। डायरी से वो पता लगाते थे कि ये व्यक्ति के विचार क्या है, ये व्यक्ति किस ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये, क्योंकि मन के विचारों से अनुमान लग जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो बी इसका राइट आंसर है। और अब इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है, यानी कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है? तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास होता है।